वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। आज की इस क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, लेकिन वो आपकी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेंगे। और आपके एग्जाम के बाद अगर मैं बात करता हूँ, जो लैंग्वेज है वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। बाकी सारी चीज़ें हो सकता है पीछा छोड़ दें, ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। कल को आप ऑफिसर बन जाते हो, आपको किसी को कोई लेटर लिखनी है, ठीक है, कोई ईमेल लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो डिस्क्रिप्टिव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस को कैसे कंपोज करना है, वो फ्रेम कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो जीडी है, इंटरव्यू है, या फिर लैंग्वेज लर्निंग है, तो ये सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। और आज की जो क्लास होगी ये भी उसी का एक हिस्सा होगी। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे एक सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप साथ में कॉपी पेन लेके रखिए, और जो भी मैं बताऊंगा सभी स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें जो है वो नोट करनी है, ठीक है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना जो भी मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, ठीक है, और आपके लिए सबसे पहले 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट नहीं, 20 सेकेंड है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए अपने लेवल पे कि आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस में क्या एरर होगा। टेक योर टाइम। चलिए, आप सभी ने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है। इट इज़ बीइंग सेड दैट द गवर्नमेंट ऑफर्ड लंच टू द फार्मर्स बट दे डिनाइड इट, ठीक है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मीनिंग आपको समझ आ गया, कंटेक्स्ट भी आपको समझ आ गया होगा। हम सबको पता है कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे अगेंस्ट जो भी फार्म्स के बिल आए, 3 बिल्स आए, तो उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि वो जब भी उन फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो ये न्यूज़ में आया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको लंच सर्व किया है, लंच ऑफर किया, बट उन्होंने मना कर दिया कि हम अपना खाना खुद लेके आए। तो उसी के ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब ये सेंटेंस आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा। देखो ध्यान से देखना। इट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, दैट गवर्नमेंट सॉरी दैट गवर्नमेंट ऑफर्ड, ठीक है, क्या ऑफर किया? लंच ऑफर किया। किसको ऑफर किया? फार्मर्स को। बट उन्होंने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। देखो, एक हिंट जो है वो हिंट ये है कि ये जो ई पार्ट है ना, ये तो गलत है, मतलब नो एरर तो नहीं है, कुछ ना कुछ एरर है। तो आप सोचो, ठीक है। अब आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया। अब मैंने तभी बोला था कि ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब ये समझ लो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है या फिर ट्रिकी है। देखो, कंफ्यूजिंग नहीं मैं क्या कहूँगा इसको, पता है क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग तो तब बोलते हैं कि जब हमें मतलब डूबियस हो, हम डाउट में हो कि यार इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, उसको हम कंफ्यूजिंग कह सकते हैं। तो इसको हम कंफ्यूजिंग ना कह के इसको हम ट्रिकी कहेंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन विल प्ले ट्रिक विद यू, ठीक है। ये गलत होते हुए भी आपको ये लग रहा है कि ये सही है, तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कुछ ऑफर किया, ठीक है, तो उन्होंने ऑफर को क्या कर दिया? मना कर दिया। बेसिकली क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ऑफर के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना, ये गलत यूज कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि बेसिकली जो डिनाई वर्ड होता है डिनाई वर्ड का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। डिनाई वर्ड का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। जब आप किसी चीज को लेके मुकर जाते हैं, अगर मैं हिंदी में बात करूं, मुकर जाना, दैट इज कॉल्ड डिनाई, ठीक है। आपने कोई ऑफेंस कर दिया या फिर किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, बाद में उस चीज के लिए वो मुकर रहा है। चोर ने चोरी कर ली, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अब जो वो है ना, वो डिनाई कर रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, तो वहां पे आप वो डिनाई वर्ड यूज करेंगे, वहां पे वो उसका परफेक्ट मीनिंग सही बैठेगा, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को लेके कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनाइंग। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो यार मुकर नहीं ना रहे, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे नॉट टू एडमिट है इसका मतलब, ठीक है, नॉट टू एडमिट। तो यहाँ पे हम जो कहना चाहते हैं दैट इज नॉट टू एक्सेप्ट। ये बात हमको समझनी थी। जब नॉट टू एक्सेप्ट का मीनिंग आता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं, सॉरी, जिसको हम क्या कहते हैं, समझ गए होगे आप, बड़े तेज हो, ठीक है, क्या कहते हैं? डिक्लाइन। तो हमें यहाँ पे जो वर्ड यूज करना है, क्या वर्ड यूज करना है? डिक्लाइंड, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक है। ये बात हमको समझनी थी, तो मैंने आपको वही बताया था। अब देखो ध्यान से, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये वर्ड भी नो कह रहा है, ये वर्ड भी नो कह रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसको किस कंटेक्स्ट में यूज करना है और इसको किस कंटेक्स्ट में यूज करना है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नो फैमिली के वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं।
ठीक है। अब यही एक फर्क है जब हमें लैंग्वेज में वोकैबुलरी का ज्ञान होता है और नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं है तो हम नो बोल देंगे, अगर है तो हम पर्टिकुलर उस वर्ड को चूज करके बोलेंगे और सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाएगा। अब खुद सोचो कि आपको मेल लिखनी है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आपको कोई लेटर राइटिंग लिखनी है, कोई ऐसे लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस कंटेक्स्ट में मुझे डिक्लाइन वर्ड यूज करना है, किस कंटेक्स्ट में मुझे डिनाई वर्ड यूज करना है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? चलो, अब इसी को कहते हैं लर्निंग वोकैबुलरी। ठीक है, तो बेसिकली आज वोकैबुलरी की ही क्लास है। तो यहाँ पे जो डिनाई वर्ड है ये भी वर्ब है और ये डिक्लाइन वर्ड है ये भी वर्ब है। ठीक है, ये एक्टिविटीज है, बेसिकली एक्शंस है। अब डिक्लाइन वर्ड पे एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, वो क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिए। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट डिक्लाइन ब्लैंक सेल्स दिस ईयर। नेक्स्ट है वी फियर दैट देयर वुड बी डिक्लाइन ब्लैंक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स वन डे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो बीन है। इस सेंटेंस में जो ये क्लॉज है, बेसिकली वी फियर समथिंग, वी फियर व्हाट दिस, और इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है, बी, और इसमें जो डिक्लाइन है ना ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया। और इसमें ना ब्लैंक में हमने एक प्रेपोजिशन फिल करनी है। जो ऑप्शन है आपके पास, एट, इन, ऑफ, ऑन। तो आपके पास 20 सेकेंड्स है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने लेवल पे ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आप सभी ने आई होप ट्राई किया होगा कुछ ना कुछ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि हम पहले सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट डिक्लाइन ब्लैंक सेल्स दिस ईयर। अब हमें सबको पता है कि इसी साल की 19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी 20 की बात कर रहे हैं। तो इस साल में हर चीज़ की जो सेल है वो डिक्रीज़ हुई, ऑलमोस्ट हर चीज़ की जो सेल है वो डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा जो सेल डिक्रीज हुआ है। किसकी मैं बात करूँ, तो होटल मैनेजमेंट की, या फिर मैं बात कर लेता हूँ टूरिज्म की मैं बात कर लेता हूँ, या फिर मैं क्लॉथिंग की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ कम हुई है क्योंकि लोगों ने आना जाना कम हो गया, ट्रैवलिंग कम हो गई। तो उस चीज़ की बात हो रही है। बेसिकली जो सेल्स है वो रिड्यूस होगी। तो जब नंबर डिक्रीज होता है तो डिक्लाइन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इन। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो डिक्लाइन इन का मतलब क्या होता है, टू डिक्रीज। ठीक है, और इसको हम डिसेंड भी कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा ना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नंबर का कम हो जाना। ठीक है, और असेंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नंबर का बढ़ जाना। तो डिसेंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है वी फियर दैट देयर वुड बी डिक्लाइन ब्लैंक ऑफलाइन कोचिंग्स वन डे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे हम नंबर के डिक्रीज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हमने किसका यूज किया हुआ है, वन डे का। जो डिक्रीज होगा वो धीरे धीरे होगा। क्या वो एक दिन में डिक्रीज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो वन डे है ना, तो वो इस मीनिंग को जो है ना वो लिमिट कर रहा है। अगर वो इस मीनिंग को लिमिट कर रहा है तो इसका कोई और मीनिंग है। वो कौन सा मीनिंग है हमें वो सोचना है। हाँ, अगर यहाँ पे वन डे ना लिखा होता, सेंटेंस यहीं तक लिखा होता, फिर हम ये मान सकते थे कि वी फियर दैट देयर वुड बी डिक्लाइन इन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स। तो इसका मतलब ये था कि हमें इस बात का डर है यार कि इसका नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन कोचिंग चल गई। आप भी तो इस वीडियो को ऑनलाइन ही तो देख रहे हो। ठीक है, तो ये था। लेकिन अब वन डे लिखा हुआ है तो हम ये मीनिंग नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे जो कहना चाहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि एक ना एक दिन जाके ये जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो मीनिंग कन्वे करना चाहता हूँ वो कौन सा है, टू एंड। तो जब एंड वाला मीनिंग होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफ। तो डिक्लाइन ऑफ का बेसिकली मतलब होता है टू एंड। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी, ये वो जो भी है। तो वो डिक्लाइन ऑफ का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का अंत कैसे हुआ। समझ आ गई बात? तो डिक्लाइन वर्ड को हमने अच्छे से सीखा। पहले हमने वर्ब सीखी। वर्ब का मतलब क्या होता है, नॉट टू एक्सेप्ट। उसके बाद हमने क्या सीखा कि उसका जो नाउन मीनिंग होता है, नाउन के साथ फिर हमने देखा कि इन का भी यूज़ करते हैं, ऑफ का भी यूज़ करते हैं। अब वापिस आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ था डिक्लाइन। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक वर्ड होता है रिफ्यूज। अब जो रिफ्यूज वर्ड है ना, इसका मतलब भी यही होता है नॉट टू एक्सेप्ट। ध्यान से देखते जाना, नो वर्ड की फैमिली में हम वर्ड ऐड करते जाएंगे। रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना। बस इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वो क्या फर्क है कि जो डिक्लाइन वर्ड है ये हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर बीइंग फॉर्मल। जब आप किसी फॉर्मल स्पीच में हो या फिर जब आप पोलाइट हो, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं डिक्लाइन वर्ड। अदरवाइज हम रिफ्यूज वर्ड का यूज कर लेते हैं। अब जैसे मैं बोलूं कि
शी रिफ्यूज्ड या फिर डिक्लाइंड माई ऑफर, ठीक है। सपोज करो कि देर इज़ अ बॉय एंड देर इज़ अ गर्ल इन अ कॉलेज, ठीक है, दोनों कॉलेज में है और एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, ठीक है। तो जो वो लड़की है उसने प्रपोजल को रिफ्यूज़ किया या फिर डिक्लाइन किया, वहाँ पे रिफ्यूज़ वर्ड फिट्स मोर अप्रोप्रिएटली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं हो रही, फॉर्मल स्पीच नहीं है, वहाँ पे इनफॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? रिफ्यूज़ का। और लेकिन यहाँ पे तो हम देखेंगे ये तो न्यूज़ में आया, तो हेडलाइन है, अगर ये हेडलाइन है तो बिल्कुल ही फॉर्मेलिटी वाली बात है, फॉर्मल स्पीच है। अगर ये फॉर्मल स्पीच है तो इसी वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज़ कर लिया? डिक्लाइन। समझ आ गया जी? तो हमने एक और वर्ड सीखा, रिफ्यूज। और यहाँ पे किसके साथ एक और भी वर्ड होता है, रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब भी क्या होता है? नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे हम रिजेक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं वैसे ही हम रिफ्यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी की तरफ जाते हैं, फॉर्मल होते हैं या पोलाइट हमें होना होता है, तो वहाँ पे हम डिक्लाइन वर्ड का ही यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? जैसे मैं आपको सेंटेंसेज लिखूँ, ठीक है, शी या फिर शी छोड़ो, दे लिख दें, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया दे ब्लैंक माई ऑफर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्लाइंड, ठीक है, रिक्वेस्ट लिख लो, ऑफर लिख लो, पेरेज लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो डिक्लाइन माई ऑफर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई आप कुछ ऑफिस में बात कर रहे हैं, ऑफिस में आपने कुछ प्रेजेंट किया, आपने उसको ऑफर किया या फिर आपने कोई डील ऑफर की, उन्होंने आपको डिक्लाइन कर दिया ऑफर, ये एक बिजनेस वाली बात हो गई या फिर हम कहते हैं फॉर्मल स्पीच वाली बात हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिफ्यूज की बात करोगे तो फिर मैं आपको वो मीनिंग समझा दिया, वो फिर इनफॉर्मल वाला मीनिंग आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये सेंटेंस देखिए। अब इस सेंटेंस में आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने लेवल पे एक बार ट्राई करो। देखो अगर आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई करोगे तो मैं आपको जब सिखाऊंगा तो ज़्यादा सीखने का स्कोप है, ठीक है, क्योंकि आप अपने लेवल पे भी तो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप खुद नहीं मेहनत कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो फिर मैं तो पढ़ा के चला जाऊँगा, फिर कम समझ आएगा, मतलब कम बेनिफिट होगा। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, ट्राई कर लो। एक हिंट दे देता हूँ कि हिंट क्या है, कि ये आंसर नहीं है, ठीक है। चलो आप सबने ट्राई कर लिया। अब इससे पहले मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ही ब्लैंक टू मीट मी, ही ब्लैंक टू हैव मेट मी। एक ऑप्शन आपके पास रिफ्यूज, एक ऑप्शन आपके पास डिनाइज। तो जो भी आपको लगता है। अब इस क्वेश्चन में ग्रामर भी आ गई, आप ध्यान से देखोगे, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, टू मीट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टू हैव मेट। तो पहले आप खुद देखिए, बेसिकली तुक्का ही मारोगे। अभी तक तो हम तुक्का ही मारते आए हैं, जो हमें पढ़ने में सही लगता है, फीलिंग जहाँ पे आ जाती है उसको हम सही मान लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको प्रॉपर रीजन दूंगा कहाँ पे क्या आएगा, क्यों आएगा, सारी चीजें बता के जाऊंगा, ठीक है। आप ट्राई करो एक बार। चलिए अब आपने ट्राई कर लिया। अब मैं आपको रिफ्यूज का एक और मीनिंग बताना चाहता हूँ। एडमिट, डिनाई का तो मैंने मीनिंग बता दिया। डिनाई का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया, नॉट टू एडमिट, ठीक है। रिफ्यूज का मीनिंग एक आपको बता दिया, नॉट टू एक्सेप्ट। एक मीनिंग और होता है, नॉट टू एग्री। जब आपको अनविलिंगनेस शो करनी होती है, ठीक है, किसी ने आपसे कुछ कह दिया कि ये काम कर दो, आपने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो नॉट टू डू समथिंग दैट, जो किसी ने आपको कहा हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं नॉट टू रिफ्यूज। नॉट टू एग्री का मतलब रिफ्यूज, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब यहां पे देखना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं शी रिफ्यूज्ड टू पे द बिल्स, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको कहा कि बिल पे कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या कम मना कर दिया? इस काम को करने के लिए मना कर दिया। तो ये मतलब होता है रिफ्यूज का। समझ आ गया? ठीक है, नॉट टू एग्री, टू डू दिस। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पहले वाले में हमने क्या लिखा हुआ है, टू मीट लिखा हुआ, दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ, टू हैव मेट लिखा हुआ है। टू मीट सबको पता हो कि फ्यूचरिस्टिक है। जैसे मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये काम जो है अभी होगा, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में इस चीज की इच्छा रख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो काम है अभी होने वाला है, ये फ्यूचरिस्टिक है। तो इन्फिनिटिव जो होता है ये फ्यूचरिस्टिक होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमेशा उसके बाद होती हैं चीजें। अगर जो वांट है ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब ये कब होगा, आपका फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरीके से
तो ये आपने पढ़ा होगा ग्रामर के बैचेस में, जहाँ पे भी आपने पढ़ा है। लेकिन टू हैव मेट का मतलब देखो, हैव मेट का मतलब क्या है? परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? ये जो एक्शन है डन है। तो डन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये बात हो रही है, उस पॉइंट पे ये काम जो है हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे वांट लिखा था तो मैंने टू गो लिख दिया, लेकिन अगर मैं वांट को हटा के यहाँ पे रिग्रेट लिख दूँ तो मैं यहाँ पे टू गॉन लिखूंगा या टू हैव गॉन लिखूंगा? फिर मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टू हैव गॉन। तो टू हैव गॉन का मतलब क्या है कि मैं इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करता हूँ। रिग्रेट किस चीज़ को लेकर करोगे? जो हो चुका है या फिर होने वाला है? जो हो चुका है। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट में इस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो ये काम पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ कि ही ब्लैंक टू मीट मी, तो इसका मतलब क्या? उसने मना कर दिया, ठीक है, मतलब वो नहीं मिलेगा मुझसे। तो नॉट टू एग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? नॉट टू एग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही रिफ्यूजेस। बात समझ आ गई? सेकंड वाला देखेंगे, ही ब्लैंक टू हैव मेट मी। तो अभी यहाँ पे है ना, नॉट टू एग्री है, फिर नॉट टू एडमिट है। यहाँ पे हम जो मीनिंग निकालना चाहते हैं वो क्या? नॉट टू एडमिट, क्योंकि ये काम तो पहले हो चुका है ना। तो वो इंसान इस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक्नॉलेज करने से मना कर रहा है कि भाई मैं मिला हूँ। वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस चीज को अनट्रू प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। क्या? अनट्रू। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिनाइज। तो समझ आ गया डिनाइज का मतलब क्या होता है और रिफ्यूजेस का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजेस के दो मीनिंग हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हमें समझना था बेसिकली। जब आपको इतनी बातें समझ आ गई तो अब वापस आए यहाँ पे आ जाओ। अब हम जब कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट रिफ्यूजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट अकर्ड, ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्री नहीं कर रहा या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मुकर रहा है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो भी काम हो गया, कि जो भी काम यहाँ पे क्या है? अकर्ड का मतलब ये है क्या? V2 का मतलब क्या है? ये काम ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहा है, ठीक है, वो मुकर रहा है उस चीज से, वो एडमिट नहीं कर रहा कि हाँ उसने किया, जो भी गलती है, ठीक है, वो उसकी गलती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो रिफ्यूज नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ पे एडमिट नहीं कर रहा, ठीक है। तो एडमिट का मतलब यहाँ पे क्या? डिनाई। समझ आ गया? तो आई होप आपको ये जो चीज़ है समझ आ गई होगी अच्छे से कि कहाँ पे हमें डिनाई वर्ड यूज़ करना है और कहाँ पे हमें डिक्लाइन वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे हमें रिफ्यूज वर्ड यूज़ करना है। जब इतनी बातें समझ आ गई तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो, अब ये जो सेंटेंस है इसको आप अपने लेवल पे जो है ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। तो अपने लेवल पे जरूर ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। चलिए, आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मैं आपको डिनाई का एक और मीनिंग सिखाना चाहता हूँ। एक मीनिंग तुमने सीख लिया नॉट टू एडमिट। एक और मीनिंग है, वो यहीं पे लिख लेते हैं। एक डिनाई का और मीनिंग है जो कि है नॉट टू अलाउ, ठीक है। अब ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। डिनाई का बेसिकली मतलब ये होता है कि इफ somebody wants to have something and I am not allowing him to do that, तो इसका मतलब होता है डिनाई, ठीक है। बेसिकली इट रिलेट्स विद परमिशन, ठीक है। जब आप किसी इंसान को परमिट नहीं कर रहे किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए, किसी चीज का बेनिफिट लेने के लिए, या फिर वो उस इंसान ने आपसे परमिशन मांगी है, ठीक है, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हैं? मतलब उसको अलाउ नहीं कर रहे। तो उस केस में भी हम क्या यूज करते हैं? डिनाई वर्ड का यूज करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अभी आपको कंटेक्स्ट के थ्रू समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान से समझो। अब यहाँ पे जो उसने बोला कि सिंस द टेनेंट का मतलब जो किराएदार होता है, फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम, द लैंडलॉर्ड डिक्लाइंड हिम एक्सेस टू प्रेमिसेस होगा। प्रेमिस का मतलब तो एक बेस ऑफ एन आर्गूमेंट होता है, किसी आर्गूमेंट का बेस क्या है, ठीक है। तो प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, ठीक है। तो जहाँ पे वो किराए में उस रूम में रह रहा है तो वो बिल्डिंग की एक्सेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सिंस का मतलब क्या है? रीजन क्या है कि उसने पैसे वैसे नहीं दिए, रेंट नहीं पे किया टाइम पे, तो जो लैंडलॉर्ड है वो उसको एक्सेस नहीं दे रहा। तो एक्सेस नहीं दे रहा कि इसका मतलब क्या? उसको एंट्री नहीं दे रहा। एंट्री का मतलब क्या? उसको परमिट नहीं कर रहा। अगर उसको परमिट नहीं कर रहा तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? डिनाई। अच्छा, यहाँ पे वो जो वर्ड यूज किया कौन सा यूज किया? डिक्लाइन। डिक्लाइन का किसके साथ रेफरेंस था? बताओ भी जल्दी जल्दी। डिक्लाइन का रेफरेंस था एक्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात थोड़ी ना है कि वो एक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा, ऐसा तो नहीं है। वो बल्कि वो क्या है? अलाउ नहीं करने दे रहा।
इस चीज़ को कि वो उसको एक्सेस कर सके। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो जब भी किसी एंट्री वाले की बात होगी, मतलब एंट्री का मतलब क्या है कि जब कोई इंसान जो है किसी चीज़ के लिए एंट्री मांग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ पे उस केस में हम, जब हम परमिशन वाले केस में बात करेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिनाई। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ आई एम सेइंग आई डिनाई यू फूड, ध्यान से समझना। तो इस सेंटेंस का बेसिकली ये मतलब है, आई एम नॉट allowing you to have food। बेसिकली मैं प्रिवेंट कर रहा हूं तुम्हें उस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि वो उसको एंट्री नहीं दे रहा। जैसे अब एक्सेस की बात मुझे याद आ रही है, तो आपने अपने फेसबुक पे या कहीं पे भी आपने लॉगिन डाला, ठीक है, आईडी डाली, पासवर्ड डाला, पासवर्ड गलत हो गया, तो वो क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाइड बोलता है ना। एक्सेस डिनाइड का मतलब क्या है कि आपको वो एंट्री नहीं दे रहा, आपको वो परमिट नहीं कर रहा, कि जो आप परमिशन मांग रहे हो वो परमिट नहीं कर रहा आपको। तो वहां पे जो लिखा आता है, क्या लिखा आता है, एक्सेस डिनाइड या एक्सेस डिक्लाइंड या फिर एक्सेस रिफ्यूज्ड, एक्सेस डिक्लाइंड। तो उस केस में हमें हमेशा कौन सा वर्ड यूज करना होता है, डिक्लाइंड। यहाँ पे आ जाओ, नो वन शुड बी रिफ्यूज्ड अ गुड एजुकेशन। तो यहाँ पे बच्चे जो गलती करेंगे इस सेंटेंस में, मुझे जो लगता है 99% बच्चे जो गलती करेंगे वो इसमें गलती करेंगे, सी पार्ट में। वो बोलेंगे ए नहीं आएगा। तो ये ए बिल्कुल सही है। जब हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को कैटेगराइज कर देते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ प्रोसेस नहीं होता, एक तो होता है कि प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, ठीक है, इस एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसको हम एजुकेशन कहते हैं। लेकिन एजुकेशन का मतलब स्किल्स भी तो होता है, तो यहाँ पे उसका मतलब स्किल्स भी हो सकता है। तो अब गुड एजुकेशन बिल्कुल सही फ्रेज है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती जो है वो किसमें है, इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एजुकेशन है वो सबका फंडामेंटल राइट है, तो यू कांट डिनाई एनीबडी एजुकेशन, ठीक है। तो आप किसी को डिनाई नहीं ना कर सकते, एवरीबडी इज अलाउड टू हैव एजुकेशन। तो यहाँ पे जो बेसिकली बात आ रही है वो किसकी आ रही है, अलाउंस वाली या फिर परमिशन वाली। तो इसी वजह से यहाँ पे रिफ्यूज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, बात समझ आ गई। तो आई होप आपको ये जो वर्ड्स हैं समझ आ रहे होंगे। तो देखो सारे वर्ड्स अल्टीमेटली आप देखोगे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, नो की तरफ। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी ब्रीकी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड और लिखा है, सेंटेंस लिखा है, जल्दी से देखिए। द गेट कीपर डिनाइड मी टू एंटर द हॉल, ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्ड अभी भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजिंग है, देखो ये कोई एंड नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यार हाँ कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया बस यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी, नहीं, ये तो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, ठीक, इस चीज़ को इस तरीके से हमें वर्ड्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ था गेट के ऊपर डिनाइड मी टू एंटर द हॉल। तो बहुत सारे बच्चों को जो भी मैंने पढ़ा है उसको देख के लग रहा होगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिनाइड मी टू एंटर, ठीक है। ये गलत इस वजह से हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ना डिनाइड मी द एंट्री, तो ये सेंटेंस ही हो जाता, बिकॉज यू डिनाइड दिस टू हिम। तो ये सही था, यू डिनाइड समथिंग, ठीक है, यू डिनाइड गुड एजुकेशन, यू डिनाइड एक्सेस। ये एक्सेस यहाँ पे नाउन है, कहीं वर्ब समझ लो इसको, ठीक है। तो इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन पता कैसे बन सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक्सेस को, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस को ये लिख लूँ, टू एक्सेस लिख लूँ, तो ये वर्ब बन जाएगा और ये सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा, चाहे आप यहाँ पे डिनाइड क्यों ना लिख दो, फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टू हटाना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर आप टू लिख दो तो भी गलत है। अगर आप एक्सेस के साथ, मैंने क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, मैंने एक्सेस के साथ अगर एन यूज कर लिया तो भी गलत है, क्योंकि जो एक्सेस है दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ एन का भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ये एसएससी के या फिर बैंकिंग के फेवरेट क्वेश्चन है, कभी एक्सेस के साथ एन लिखा गया या फिर हेल्थ के साथ आ लिखा गया, तो ये गलत है। आई फाइंड हिम ऑन गुड हेल्थ, इन अ गुड हेल्थ, तो भी गलत है। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि वो तो पेट है, वो आते ही रहते हैं और उसके साथ आर्टिकल्स पता है गलत है, फिर भी वो बच्चे गलत कराते हैं, ठीक है। वो अब देख लेना कम्युनिटी में बच्चों ने 71% बच्चों ने वो गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो क्यों गलत है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर गलत है। अगर एंट्री लिखी होती तो एंट्री डिनाई हो सकती है, लेकिन कोई एक्शन जो है ये डिनाई नहीं कर सकते, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं ये अलाउ करता। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मैं बताता हूँ। या तो मैंने बताया कि दी एंट्री कर दो तो वो मीनिंग सही हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिनाई को काट के क्या कर दो, फॉरबिड, तो वो भी मीनिंग सही हो जाएगा।
तो फॉरबिड का मतलब भी सेम होता है, लेकिन फॉरबिड का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्या। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा बिड। ठीक है, बिड, बेड, बिडन। ठीक है, तो ये जो बिड होता है, बेड होता है, बिडन होता है, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। इसका मतलब होता है कहना। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं। ठीक है, ही, ध्यान से देखना, ऑर्डर्ड मी टू सिट। ठीक है, तो ये है ना एक ऑर्डर है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या, एक ऑर्डर है। अगर आपने ऑर्डर ना करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? ठीक है, ये रिक्वेस्टेड हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इसको एडवाइस करना हो तो एडवाइस लिख दोगे। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि उस इंसान ने ना तो आपको ऑर्डर दिया, ना आपको रिक्वेस्ट की, उस इंसान ने आपको जस्ट कहा। ये न्यूट्रल मीनिंग भी तो हो सकता है ना भाई। जरूरी थोड़ी ना कि जो मीनिंग होगा या तो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा, न्यूट्रल भी तो हो सकता है। जब न्यूट्रल मीनिंग कन्वे करना होता है फिर हम यूज करते हैं आस्क्ड। ठीक है, तो हमने ये वर्ड यूज कर लिया। अब इसका ही एक सिनोनियम और है, जो बिड। बिड की सेकंड फॉर्म मैंने आपको क्या बताई, बेड। लेकिन बस एक फर्क है कि उसके साथ हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, बेर इन्फिनिटी का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेड का मतलब होता है कहना, और जो बिड है इसी से हम क्या बना देते हैं, फॉरबिड। ठीक है, फॉर जो वर्ड है बहुत सारे नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी यूज होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वो कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फॉर वर्ड है नेगेटिव कंटेक्स्ट में भी यूज करता है, मतलब नेगेटिव मीनिंग भी कन्वे कर देता है बहुत बार। ठीक है, तो वो नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे कर रहा है। तो इसका मतलब है या फिर ऑर्डर समबडी नॉट टू अलाउ, या फिर ये कह सकते हैं टू ऑर्डर समबडी नॉट टू अलाउ। ठीक है, जब आपने ऑर्डर प्लस नॉट टू अलाउ वाला मीनिंग कन्वे करना होता है, फिर हम यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड का क्या बन जाता है, फॉरबिड। तो यहाँ पे हमने वही स्ट्रक्चर यूज किया, ही फॉरबिड मी टू एंटर द, मतलब उसने ऑर्डर वाली सेंस में मुझे मना किया, तो फिर हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, फॉरबिड। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा, फॉरबिड से ही अगर मैं आपसे बोलूं, एक वर्ड और आ रहा है माइंड में, फॉरबिड से ही एक वर्ड और है माइंड में, दैट इज प्रोहिबिट। अब इसका मतलब भी सेम होता है, और इसमें क्या फर्क होता है। अब मैं इसकी बात कर लेते हैं। जो फॉरबिड है, ये आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने क्लास में एक टीचर ने किसी को कह दिया, मना कर दिया, ऑर्डर दे दिया, बस ऑर्डर वाली बात है, सिंपल ऑर्डर। ठीक है, लेकिन प्रोहिबिट ये कब यूज करते हैं वर्ड, जब फॉरबिड या फॉरबिड प्लस लॉ, जब लॉ बीच में आ जाता है तब हम यूज करते हैं प्रोहिबिट वर्ड को। समझ आ गई बात। इसका मतलब ये है कि ये हम वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई चीज मना होती है, अलाउड नहीं होती, किसके द्वारा, बाय लॉ। तो इसका मतलब इट इज अ वेरी फॉर्मल वर्ड। फॉर्मल वर्ड समझ गए किस कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप कहीं पे पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में पोस्टर लगा हुआ है, या फिर नो एंट्री वाले पोस्टर लगे हुए हैं, तो वहां पे क्या लिखा होता है, फॉरबिडन लिखा होता है, प्रोहिबिटेड लिखा होता है, प्रोहिबिटेड लिखा होता है, क्योंकि वो बाय लॉ है। ठीक है, वो कोई स्पीकर का ऑर्डर नहीं है। अगर स्पीकर का ऑर्डर की बात करोगे फिर तो फॉरबिड यूज कर लो। क्वेश्चन दिया है आपको एक, इसके आप पर देखो, ये क्वेश्चन है, यू आर ब्लैंक टू लिव, ट्रैवलिंग इन पंजाब इज ब्लैंक दीज डेज। ठीक है, गोइंग टू इम्पोज कर्फ्यू एट नाइट। ठीक है, पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ है रात का, पहले दिसंबर कुछ तारीख तक था, अब 31 दिसंबर तक हो गया शायद। ठीक है, तो अब देखो ये जो ऑर्डर है पहले वाला, ये स्पीकर का ऑर्डर है। अगर ये स्पीकर का ऑर्डर है तो हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, फॉरबिडन का। ठीक है, तो ये पैसिव सेंटेंस है, तो यू आर फॉरबिडन टू लीव, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है या तुम्हें मना किया जाता है कि तुम छोड़ के मत जाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते। सेकंड सेंटेंस में क्या है, ट्रैवलिंग इन पंजाब इज ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जगह, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, ये तुम्हें अलाउ नहीं की जा रही। अब ये क्या है यहाँ पे, बाय लॉ। समझ आ गई बात। तो ये डिफरेंस है। अब इसी से एक वर्ड और याद आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि जो प्रोहिबिटेड वर्ड है ये आपका बाय लॉ काम करता है, मतलब दैट इज मोर फॉर्मल, या फिर आप कह सकते हैं ये ऑफिशियल कंटेक्स्ट में काम आता है। तो इसी कंटेक्स्ट में एक और वर्ड भी जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बैन। तो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो बैन यूज कर लो, प्रोहिबिटेड यूज कर लो, दोनों सही है। ठीक है, स्मोकिंग इज बैंड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, दोनों सही है। ठीक है, फॉरबिडन जो है मैंने बताया, इट इज जो इसकी ओरिएंटेशन है वो स्पीकर के प्रति है। जब हम पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं तब हम यूज करते हैं। बैन से अगर मैं एक और बात वर्ड याद आ रहा है, सेंसर।
तो ये भी आपका वर्ब है। तो सेंसर का मतलब भी क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है कि जैसे मूवीज से कुछ पार्ट रिमूव कर देने जो ऑफेंसिव है, ठीक है, या फिर मॉरली सही नहीं है, एथिकल नहीं है, ठीक है, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, ठीक है। तो सेंसर उस केस में हम यूज़ करते हैं। बेसिकली सेंसर का मतलब भी बैन होता है, ठीक है, किसी चीज़ को बैन कर देना। और इसी से एक और वर्ड भी याद आ रहा है, सॉरी, सेंसर। तो ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है तो किसी को क्रिटिसाइज करना। ऑफन पब्लिकली, जब आप पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे अभी आपको पता है कि जो कंगना रनावत है, उन्होंने प्रोटेस्ट में एक लेडी को लेके जो है कुछ मुद्दा उठाया था कि इस तरीके से ऐसे करके डिफेम करने की कोशिश की थी बेसिकली, और नाउ शी इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। तो इसका मतलब क्या, नाउ शी इज़ बीइंग सेंसर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब सेंसर्ड है। तो वोकैबुलरी इसी तरीके से याद की जाती है जब आप चीज़ों को ग्रुप करते हो, ग्रुपिज्म करते हो, ठीक है। जब आप चीज़ों को ग्रुप करते हो तो आपको पता है कि जो भी इसके साथ वर्ड्स जुड़े हुए हैं, तो ये वर्ड्स आपके नोट हो गए। जब आपके नोट्स हो गए तो जब आप एक वर्ड पढ़ोगे उसके साथ ये सारे सेंटेंसेस भी पढ़ लोगे, वर्ड्स भी पढ़ लोगे, तो वो ग्रुप में याद रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे एक अच्छा बेनिफिट होता है जब चीज़ों को आप ग्रुप से पढ़ते हो, ग्रुप में पढ़ते हो, या फिर रूट वर्ड से पढ़ेंगे। तो अभी वोकैबुलरी का काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, आगे लेके आएंगे, ठीक है। अब यही सेम डिफरेंस एक और चीज़ में हमें करना है, किसमें, कैन और मे में। तो वही जो अलाउ वाली, अलाउ का मतलब क्या होता है बेसिकली, परमिशन। अलाउ का बेसिकली मतलब क्या होता है, परमिशन। और परमिशन के लिए हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं और मे का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें, आप पहले एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसमें कैन आएगा किसमें मे आएगा। जल्दी कीजिए, बी फास्ट। चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये स्पीकर है, ठीक है, ये लिसनर है। अगर वो परमिशन जो है स्पीकर के द्वारा ही दी जा रही है, मतलब वो स्पीकर डिसाइड कर रहा है कि मैं तुम्हें परमिट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तो फिर हम वहां पे बेसिकली कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो परमिशन स्पीकर के द्वारा ना होके बल्कि लॉ के द्वारा हो, वही सेम चीज जो प्रोहिबिट वाला था, ठीक है, तो फिर हम वहां पे सिर्फ किसका यूज करते हैं, कैन का। समझ आ गई बात। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले वाले में मैं कह रहा हूँ कि यू ब्लैंक लीव एज सुन एज यू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। तो ये स्पीकर की परमिशन है। स्पीकर उसको कह रहा है कि भाई जब जब भी तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम जा सकते हो, ठीक है। तो ये स्पीकर अलाउ कर रहा है, तो इसमें कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। मैं यहाँ पे मे यूज कर लेता हूँ, कैन भी कर सकते हो, दोनों सही, ठीक है। सेकंड वाले में मैं कह रहा हूँ यू ब्लैंक वोट एज सुन एज यू टर्न 18, ठीक है। तो तुम्हें वोट देने का जो अधिकार है, तुम्हें जो परमिशन दे रहा है, ये कौन दे रहा है, ये स्पीकर दे रहा है या फिर ये गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। जब तुम 18 के हो जाओगे, वोटर कार्ड बन जाएगा, तुम वोट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, कैन का। तो ये डिफरेंस था, ठीक है। तो देखो नो वाले जो वर्ड्स हमने किए, ठीक है, रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, डिनाई किया, डिक्लाइन किया, तो जो भी हमने वर्ड्स करने की कोशिश की। और आप, आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। और आगे अब हम वोकैबुलरी का सिलसिला जो है वो शुरू करते रहेंगे, ठीक है। और आगे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो प्लान की हुई है, ज़बरदस्त वीडियो होगी। तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा करवाए जाएंगे, और एक ही वीडियो में करवाऊंगा सारे, ठीक है। बने रहिए। और जो बच्चे इस चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े हुए वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 70% ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है। और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी आपके जूनियर्स, आपके सर्कल है, सबके साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है हमें, और वो आपकी सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।